नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक ऐसी खबर के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, जिस खबर को बताकर भी दिल बहुत दुखी हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि छोटे-छोटे अगर बच्चे हों, उनके माँ-बाप का साया उनके सिर से ऊपर उठ जाए, तो किसी को भी दुःख होगा। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की। अगर आप याद करें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ बच्चों से मिले थे। छोटे-छोटे बच्चे थे। एक लाल पोटली में वो गुल्लक लेकर राहुल गांधी के लिए गए थे कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए वो पैसे कुछ देंगे। एक रिपोर्टर भी थी जिसने कि उन बच्चों से बातचीत की थी और उसने पूछा भी था कि ये पैसे हैं गुल्लक में या खाली हैं? तो उसने कहा कि नहीं, इस गुल्लक में पैसे हैं और ये मैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए दे रहा हूँ। ये उन्हीं दोनों बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जिनके माँ-बाप ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने का कारण ये था कि उनके जो माँ-बाप हैं, उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में इस बात को लिखा है कि वो लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अपनी सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी लिखा है कि अ, जब बार-बार ईडी आती थी और ईडी ने देखा कि मनोज परमार उनके बच्चों के पिता का नाम है और उनके घर पर आए, उस पे राहुल गांधी और कांग्रेस से उनके एफिलिएशंस थे, यानी कि ईडी को ये पता चला कि कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए वो काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा परेशान किया गया और इस हद तक परेशान कर दिया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या कैसे की, ये बताया जा रहा है कि एक बिज़नेसमैन थे मनोज परमार, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और वो और उनकी पत्नी दोनों, उनका जो सीहोर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, सीहोर के का जो उनका घर है, उसमें वो मृत पाए गए। अब मनोज परमार और नेहा जो उनकी पत्नी है, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि सुजनेर में एक मंदिर था जहाँ पर वो थर्सडे को गए थे और अपने तीनों बच्चों के साथ वो रात को लेट लौटे और जब लौट कर आए उसके बाद बच्चे अपने कमरे में चले गए और माँ-बाप अपने कमरे में चले गए। लेकिन बच्चे जब शुक्रवार को सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके माँ-बाप नहीं थे। लेकिन उनके माँ-बाप ने एक सुसाइड नोट छोड़ी थी और उस सुसाइड नोट में कई बातें लिखी हुई हैं और उस सुसाइड नोट को मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये करीब 5 पेज की ये सुसाइड नोट है। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये बात लिखी गई है कि मेरे बार-बार निवेदन करने के बाद भी पूरे दिन भर मुझे अ, खाने का एक भी दाना नहीं दिया गया और वह सारे लोग बाहर से खाना मंगवाकर खाते रहे। किस तरह से ईडी ने उनकी प्रताड़ना की है, ये उसके बारे में उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि वो लोग अपना बाहर से खाना मंगाते थे, मुझे नहीं देते थे। बेसिकली मनोज परमार और ये बता रहे हैं अपनी सुसाइड नोट में कि किस तरह से ईडी ने उनको तंग किया, घंटों-घंटों उनसे पूछताछ की, कोई खाने-पीने का सामान भी नहीं दिया और प्रेशर किस बात का डाल रहे थे, जो कि लाल से इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी जॉइन करने के मामले में धमकी उनको मिल रही थी कि बीजेपी जॉइन कर लो और नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री तक बन भी जाएंगे तो भी आपको छुड़वा नहीं पाएंगे, ऐसी धाराएं हम लगा देंगे। इस बात का उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद एक और जो चीज सामने आई है और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर आप उसको देखें, कि मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे मरने के बाद इन बच्चों की जिम्मेदारी आप की ओर कांग्रेस आपकी ओर से कांग्रेस पार्टी की है, जिससे कांग्रेस के लोगों में ये संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही है। यानी कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कांग्रेस को लिखा है कि मैं तो मर रहा हूँ, मैंने आत्महत्या मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का जो देखरेख है वो कांग्रेस करे। इस बात को उन्होंने लिखा है अपने सुसाइड नोट में। उसके बाद एक और जो बड़ा पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लंबी ये सुसाइड नोट है, उसको पढ़ना मुमकिन है, अक्षर भी बहुत महीन है, लेकिन जो एक बड़ी बात उन्होंने और लिखी है और उसमें ये है कि बार-बार बोलते रहे, ईडी के अफ़सर क्या बोल रहे थे उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि बार-बार अफ़सर बोलते रहे कि तुम और तुम्हारा परिवार भारतीय जनता पार्टी के में होते, तो तुम पर केस नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा कि अगर तुम और तुम्हारा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो तुम पर केस नहीं होता। अपना जो एक पोर्शन में उन्होंने लिखा है कि बार-बार अधिकारी उनसे ये बोल रहे थे कि जो तुम्हारा पूरा परिवार है,
अगर भारतीय जनता पार्टी में होता तो इस तरीके का केस नहीं होता। तुम्हारे बच्चे राहुल गांधी से मिल रहे थे तो उनको पता होगा कि राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है और पता होगा, बताओ, और राहुल गांधी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, हमने उससे भी गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि हम राहुल गांधी को भी गिरफ्तार करेंगे और आपके बच्चे अगर उससे मिलते जुलते हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है। इन सारी बातों को उन्होंने लिखा है। बहुत ही दर्दनाक सा ये एक सुसाइड नोट है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके से ईडी कैसे प्रताड़ित कर सकती है। और पुलिस की अगर हम माने तो ये 5 पेज का जो ये सुसाइड नोट है, इसमें यही लिखा गया है कि ईडी के अधिकारी किस तरीके से मनोज परमार के इस पूरे परिवार को तंग कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ईडी की जो टीम थी उसने पाया कि राहुल गांधी की जो तस्वीर है वो उनके घर पर लगी हुई थी, तो उससे भी उनको काफी दिक्कत हुई। और राहुल गांधी को भी उस सुसाइड नोट में एड्रेस करते हुए लिखा है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो पूरा परमार परिवार था, मजबूरन वो इस तरीके का कदम उसको कड़ा उठाना पड़ा, क्योंकि ऐसा लगता है कि खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, क्योंकि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और उसमें ये भी लिखा है कि किस तरीके से जो सीहोर के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि अभी तक इसमें कोई एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। लेकिन जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि मैं आपको उनका ट्वीट एक बार दिखाती हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि मनोज परमार्स चिल्ड्रन हैड गिफ्टेड अ पिगी बैंक टू during the Bharat Jodo Yatra. Manoj's house was raided by ED, and according to Manoj, the raid was conducted on him because he's a Congress supporter. I had also arranged for a lawyer for Manoj, but it is with great sadness that I have to say that Manoj was so scared that he and his wife committed suicide this morning, and I demand a fair investigation from the director ED. ये ट्वीट उन्होंने लिखा था और आइए सुनते हैं कि दिग्विजय सिंह ने इस पूरी घटना पर क्या कहा है। पंचनामा बना उसका भी डिटेल मैंने शेयर की। मैं मांग करता हूँ निर्मला सीतारमन जी से, डायरेक्टर ईडी से, ये उसके खिलाफ है क्या जिसकी वजह से आपने ये छापा डाला है। अब उस पर पहले से ही सीबीआई का केस चला हुआ है कोई ना कोई। आप ईडी का छापा डालने के पहले सीबीआई से पूरा रिपोर्ट ले लेते, लेकिन ये इस प्रकार से हुआ है। यदि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में, और उसने तो यहाँ तक कहा कि डॉक्टर बीडी शर्मा, सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि डॉक्टर बीडी शर्मा सांसद जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके कहने से ये छापा डला है, ये उन्हें जानकारी दी गई है। हम तो आपने सुना कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है, और बाकी बहुत गंभीर घटना है अपने आप में कि आप अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई कार्यकर्ता कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है तो ईडी उसे बोल बोलकर इस तरह से तंग करती है। लेकिन और आशीष अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि किसी के मृत्यु पर इस तरीके की राजनीति करना ये बहुत ही गिद्धों जैसा एक आचरण है कांग्रेस का, और उन्होंने इसको मिसयूज किया है इसको अपने इंटरेस्ट के लिए इस तरीके का। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला था ईडी का, ये इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर और चार्जशीट फाइल की गई थी सीबीआई द्वारा, और मनोज परमार और पंजाब नेशनल बैंक के जो एक सीनियर ब्रांच मैनेजर थे उनके खिलाफ the ED had initiated the investigation based on an FIR and charge sheet filed by the CBI under various sections of the Indian Penal Code against Parmar and a senior branch manager of Punjab National Bank. According to the FIR and charge sheet, approximately 6 crore in loans were obtained under the Pradhan Mantri Employment Generation Program and Chief Minister Yuva Udyami Yojana. However, these funds were allegedly diverted and misused. यानी कि ये कहा जा रहा है कि एफआईआर में और चार्जशीट में ये लिखा गया था कि 6 करोड़ लोन्स का ये मामला था जो कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और उद्यमी योजना के लिए लिया गया था, और मनोज परमार पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का ये एक केस था, और उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि वो लोन्स करोड़ों रुपए के इस सरकारी योजना के तहत वो देते थे, लेकिन
क्या चीज जो गलत कोटेशंस देकर, गलत बिल्स देकर, गलत टिन नंबर्स देकर वो लोन देते थे, इस तरीके का आरोप मनोज परमार पर लगाया गया है। तो इसी की तरह जो सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट dismissed a petition filed by Parmar to quash the CBI FR registered in December 2017. Parmar's petition argued that the local police had filed a similar case in 2017, यानी कि ये मामला पुराना है। 2022 में भी इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक केस था और अभी भी ईडी लगातार इसमें रेड डाल रही थी। और अभी 5 दिसंबर को भी ईडी का जो भोपाल का जोनल ऑफिस है उसने भी सर्च ऑपरेशंस किए थे सीहोर और इंदौर में, और उन पर मनोज परमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था। एक प्रेस नोट थी December 7 की जिसमें ईडी ने क्या कहा है मैं उसको पढ़ना चाह रही हूं। द सर्चेस टारगेटेड द रेजिडेंसेस ऑफ की इंडिविजुअल्स हु वर बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम or who actively aided and abetted such individuals in a bank fraud scheme। यानी कि मनोज परमार के ऊपर आरोप था कि एक बैंक फ्रॉड स्कीम के तहत उनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए गए थे। इसमें कई लोगों के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। एक बैंक बैलेंस है मनोज परमार का करीब 3.5 लाख रुपए का, उसको फ्रीज कर दिया गया। उनकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज थी उनको भी अटैच किया गया है। ये सारी खबरें आई हैं। आज ये मामला इतना गंभीर है कि आज संसद में भी जब संविधान की चर्चा चल रही थी तो उस बहस के बीच भी आज पप्पू यादव ने, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी इस बात का मेंशन किया और उन्होंने उस अखबार की कटिंग भी दिखाई। आइए सुनते हैं कि पप्पू यादव ने आज संसद में इस मामले को लेकर क्या कहा। ईडी की गुंडागर्दी देख लीजिए हुजूर। वो बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ईडी के लोग ने तुम कांग्रेस ज्वाइन करो और राहुल गांधी के खिलाफ तुम बयान दे दो, उसके बाद तुमको हम फ्री कर देंगे। ये मध्य प्रदेश की है, इसको आप देख लीजिए। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ एक आईएएस का बच्चा प्रदर्शन कर रहा है यूपीएससी बीपीएससी, और पटना का डीएम लात मार के उन्हें खत्म कर रहा हो। आप इसको सोचिए अध्यक्ष जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से इस खबर का जिक्र किया गया है और ईडी के जो काम करने का तरीका है और जिस तरीके से वो पेश आता है लोगों के साथ, ये उसकी एक झलक है। और इस तरीके से मजबूर कर देती है ईडी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, वो ये भूल जाती है कि ये जो लोगों पे आरोप लगा है वो उनके ऊपर आरोप आप लगा सकते हैं लेकिन वो देश के नागरिक हैं। लेकिन उनके साथ इस तरीके की प्रताड़ना और इस हद तक उनको प्रताड़ित करना कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं। आपने उस पूरे परिवार को आज खत्म कर दिया। उनके 3 बच्चे हैं, आज वो बच्चे अनाथ हो गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ईडी इस तरीके की धमकी मनोज परमार और उनके परिवार को इस तरीके से दे रहा था। और उनका कसूर क्या था? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हों, लेकिन ये तरीका प्रताड़ना का तो नहीं हो सकता। उसी पर जीतू पटवारी का एक ट्वीट है, मैं आपको उसको पढ़ के सुना देती हूँ। उनके जो बच्चे जिनका इंटरव्यू लिया गया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उस ट्वीट में उन्होंने उस वीडियो को मैं आप नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वो थोड़ा संवेदनशील है, वो छोटा बच्चा है और हम बच्चे का फेस नहीं दिखा सकते। तो मैं जीतू पटवारी का वो ट्वीट पढ़ देती हूँ। उन्होंने ये क्या लिखा है कि जो अनाथ हुए हैं आंसू उनके सवाल करते हैं, दुश्मनी के नाम पर कैसा इम्तिहान करते हैं, हर सिक्का इनकी गुल्लक का अब इंकलाब बनेगा, नफरत के दौर में मोहब्बत का पैगाम बनेगा। तो आप ये सोचिए कितनी दर्दनाक ये कहानी है कि किस तरीके से मनमाना जो एक रवैया है ईडी का वो सामने आता है। लेकिन उसका अंत क्या हुआ है कि आपने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। क्या बीजेपी का यही मकसद है? विपक्षी नेताओं के सपोर्टर्स, विपक्षी नेताओं के लोगों को इस तरीके से घेर कर मारना, उनके परिवार को खत्म करना, ये क्या एक लोकतांत्रिक देश में काम करने का तरीका है? क्या आप इस तरीके से ही अपने नागरिकों से पेश आएंगे? ये एक बहुत ही दुखद सा एक हादसा हुआ है और बहुत सारे सवाल खड़े करता है ईडी के ऊपर। और निर्मला सीतारमन भी यहाँ पर अकाउंटेबल हैं क्योंकि ईडी उनके अंडर आती है। और खुद पप्पू यादव ने सवाल को खड़ा किया है कि इसमें जांच होनी चाहिए और सुसाइड नोट में जो चीजें लिखी गई हैं उस अगर चीजों में कोई भी सत्यता है तो फिर किस तरीके का बर्ताव आज हमें करना चाहिए उन ईडी के अधिकारियों के प्रति, ये आप ही इसके बारे में बताइएगा। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर।